Hello दोस्तों, a very warm good morning to all of you. Welcome back to our channel, The Study Tech. And in this video, we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 4th of September 2023. 4 सितंबर 2023 के important articles and editorial को discuss करेंगे. So the video is very much important, especially to all those students who are preparing for competitive exams like UPSC, railways, banking, and other core sector. And the video is bilingual. It means I'm going to explain the whole newspaper in Hindi and English so that आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो. और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, हमारा कंटेंट पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट मिलती रहे. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को. फिजिकली इम्प्रूडेंट पॉलिसीज पॉपुलिज्म अफेक्ट द पुअर, सेज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. ठीक है, इम्प्रूडेंट पॉलिसीज और पॉपुलिज्म की वजह से अगर आप देखिए तो सबसे ज्यादा किसको अफेक्ट हो रहा है? पुअर को इफेक्ट हो रहा है. ठीक है, तो ये यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है. इन एन इंटरव्यू अहेड ऑफ G20 समिट, मिस्टर मोदी सेज he has warned the state against such plans. He dismisses the reaction against holding meeting in Kashmir, Arunachal in the run-up to the summit. Prime Minister Narendra Modi has cautioned against irresponsible financial policies and populism, saying that these measures may give political result in the short term, but will exact a great social and economic price in the long term, with most consequence for the पुअरेस्ट एंड मोस्ट वनरेबल. ठीक है, आपके जो इररिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल और पॉलिसीज और पॉपुलिज्म है, इससे आपको शॉर्ट टर्म में आपके पॉलिटिकल रिजल्ट्स बेटर हो सकते हैं, बट आपके लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा किसको अफेक्ट होगा? पुअर और मोस्ट वनरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को इफेक्ट होगा. इन एन इंटरव्यू टू द न्यूज एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया रिलीज ऑन संडे, मिस्टर मोदी सेड दैट इंडिया हैज बीन सेंसिटिव टू द नाइबर्स सच एज श्रीलंका विच वर गोइंग थ्रू अ क्राइसिस, मेंशन द डोमेस्टिक सिचुएशन. ठीक है, देखिए हमारे रिलेशन सारे कंट्री के साथ लगभग अच्छे हैं. ठीक है, एक्सेप्ट मे भी कुछ कंट्री के साथ बहुत ज़्यादा खराब भी है. जैसे कि आपका एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया. ठीक है, इनके साथ रिलेशन इंप्रूव भी नहीं हो सकते. क्यों नहीं हो सकते? मैं ये रीज़न बता दे रहा हूँ क्यों नहीं हो सकते. ऐसा मत बोलिएगा कि सर आप ये बोल रहे हैं कैसा नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? रीज़न क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखिए हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता. ठीक है, चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आता. एक तरफ ये बातचीत करते हैं, दूसरी तरफ ये कुछ और ही हरकत करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा इंडिया और चाइना के कोर कमांडर के टॉक्स हो रहे थे. इसके बाद चाइना ने क्या किया? एक नया मैप रिलीज कर दिया जिसके थ्रू उन्होंने कुछ पार्ट ऑफ हमारे जो इंडियन टेरिटरी है उसको अपने मैप में दिखाया है. ठीक है, अपनी टेरिटरी में दिखाया है. जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, लद्दाख वाला रीजन हो गया, इनको उन्होंने अपनी टेरिटरी में दिखाया है. तो बातचीत करके चीज़ों को सुलझाओ ना. क्यों हरकतें ऐसी वैसी करते हैं जिससे हमारे रिलेशन आने वाले टाइम में और ख़राब होंगे. ठीक है, हमारे और भी अदर कंट्री के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है. रशिया के साथ हो गया, यूएस के साथ हो गया. अगर हम अपनी नाइबर्स की बात करें तो नेपाल को ले लीजिए, भूटान को ले लीजिए, म्यांमार को ले लीजिए, इवन अफगानिस्तान और श्रीलंका को ले लीजिए. इनके साथ हमारे रिलेशन क्यों इतने अच्छे हैं? क्योंकि हम इनसे कोऑर्डिनेट और कोऑपरेट करके काम करते हैं. ठीक है, तो श्रीलंका में आप सभी को पता है श्रीलंका के जो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी. इंडिया ने बहुत ज़्यादा मदद की और इंडिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है रिगार्डिंग द इकोनॉमिक स्थिति ऑफ श्रीलंका. ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने डोमेस्टिक सिचुएशन भी यहाँ पर मेंशन किया है. ठीक है, और बाकी यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं. यू कैन इजिली स्किप द होल आर्टिकल. ठीक है, यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट था. ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट आपको नहीं मिलेगा. होल आर्टिकल इज रिगार्डिंग टू द पॉलिटिक्स. ठीक है, पॉलिटिक्स आपको पढ़ना नहीं है. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. एडिटोरियल सेक्शन में दोनों ही एडिटोरियल को आज आप स्किप कर सकते हैं. कोई भी इंपॉर्टेंट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. कुछ भी इंपॉर्टेंट आपको एडिटोरियल में नहीं मिलेगा. ओके, सो लेट्स मूव टू द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज. टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है. दैट इज रिगार्डिंग टू द स्टेटस ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट. आप सभी को पता होगा राइट टू इंफॉर्मेशन. ठीक है, जानने का हक. ठीक है, जानने का अधिकार. ठीक है, इंफॉर्मेशन का अधिकार. ठीक है, ये जो एक्ट है ये कब आया था? ठीक है, अगर आप लोगों को पता होगा देन प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. ये जो एक्ट है ये कब आया था? एक्चुअली देखा जाए तो राइट टू जो इंफॉर्मेशन एक्ट है, इट हैज बीन गारंटेड टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 विच कम इनटू फोर्स ऑन 12th of October 2005. ठीक है, डेट के साथ मैंने आप सभी को बता दिया कि 12 अक्टूबर 2005
2005 को आया था। ठीक है, ये एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के हर सिटीजन को ये हक देता है कि आपको जानने की राइट्स है। ठीक है, आपको गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनको जानने का हक है, जो स्कीम्स है उनको जानने का हक है। इसके तहत आप क्लेम कर सकते हैं कि हाँ, मुझे इसके बारे में आप और इंफॉर्मेशन दीजिए। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ओके, इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि एक फंडामेंटल राइट नहीं है। लेकिन इसमें क्या होगा, देखिए, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट एजेंसीज या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया तो उनको क्या हो जाएगा, उनको पेनल्टी दिया जाएगा। ठीक है, उनको पेनल्टी दिया जाएगा। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, बट इट इंटेल्स अ क्लॉज फॉर अ पेनल्टी इन केस ऑफ डिले इन गिविंग इन्फॉर्मेशन टू द एप्लीकेंट्स। ठीक है, तो अगर एप्लीकेंट को अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो उनको क्या होगा, उनको पेनल्टी देना पड़ेगा। ठीक है, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, इसको एक्चुअली लाया गया था 2005 में। ठीक है, इससे पहले भी एक इंपॉर्टेंट एक्ट था जिसका नाम था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। ठीक है, यहां पर मैं इसको लिख देता हूं, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। ठीक है, तो ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया, इसने इस फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 को रिमूव कर दिया। ठीक है, 2002 को रिमूव कर दिया। होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मूव टू द आर्टिकल। आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं क्या आर्टिकल कह रहा है। फॉर 13 ईयर्स राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 help the citizen obtain information and data from central and state institution that are not readily available in public domain। ठीक है, देखिए यहां पर 13 सालों से अगर आप देखें तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 की मदद से जो लोग हैं, ठीक है, इंडिया के जो सिटीजन्स हैं, वो सेंट्रल और स्टेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे डाटा ले रहे थे, उनसे इंफॉर्मेशन ले रहे थे उनके बारे में। ठीक है, मतलब कि कोई भी स्कीम्स है, किसी भी तरीके का कोई भी स्कीम्स आया, ठीक है, उसके बारे में। ओके, आरटीआई एक्ट अलाउ सिटीजन्स, आरटीआई एक्ट अलाउ एनी सिटीजन्स, कोई भी सिटीजन, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। आरटीआई एक्ट अलाउ एनी सिटीजन्स टू मेक रिक्वेस्ट फॉर द एक्सेस to the data, document and other information in the government position. India's RTI Act has been commonly cited as among the most comprehensive public record access legislation in the वर्ल्ड। देखिए यहाँ पर कहा गया कि इंडिया आरटीआई एक्ट है, इट्स हैज बीन मोस्ट कॉमनली, ठीक है, ये सारे लोगों के लिए है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बस किसी कॉमन ग्रुप ऑफ पीपल के लिए है। ये आप किसी भी ग्रुप में हो, किसी भी कम्युनिटी में हो, आप जाकर आरटीआई फाइल कीजिए और किसी भी स्कीम का अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेना है या फिर किसी चीज़ का इन्फॉर्मेशन लेना है तो आप गवर्नमेंट से उस पर पूछ सकते हैं। ठीक है, चाहे वो कोई डाटा हो, चाहे गवर्नमेंट का कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे कोई भी इन्फॉर्मेशन हो। ठीक है, सो ये यहाँ पर सिटीजन को राइट देती है कि वो एक रिक्वेस्ट के थ्रू यहाँ पर गवर्नमेंट को पूछ सकती है कि इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दीजिए। ठीक है, और मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव है। ठीक है, हमारे पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखें तो आरटीआई क्या है, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव है। ठीक है, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, आप यहाँ पर जाके ईजिली क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिगार्डिंग एनीथिंग। ओके, सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हैज़ द आरटीआई एक्ट बिन अमेंडेड, क्या आरटीआई एक्ट को अमेंड किया गया है? ये क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। देखिए यहाँ पर आपको 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिलेंगे, उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आपको पता चलेगा कि कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है जो कि टॉप सीक्रेट होती है, वो आपसे शेयर नहीं किया जा सकता इन टर्म्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, सॉवर्जिनिटी रीजन की वजह से। ठीक है, आपके साथ वो सीक्रेट शेयर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये तो आप लोग लिख लीजिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम allowing certain information to be kept secret for national security and sovereignty reason, ये जो लाइन है as it is आप लोग लिख लीजिएगा। The next important exemption is it prohibits the personal data disclosure of the citizen by the government unless there is an overriding public interest in doing so। देखिए यहाँ पर एक तो एग्जेम्पशन था ही, ठीक है, आपके यहाँ पर जो सीक्रेट है आपके साथ नहीं शेयर किया जा सकता ड्यू टू नेशनल सिक्योरिटी और सॉवर्जिनिटी रीजन की वजह से। दूसरा एग्जेम्पशन क्या है कि जो गवर्नमेंट है किसी भी सिटीजन का यहाँ पर जो पर्सनल डाटा है उसको डिस्क्लोज नहीं करेगा। ठीक है, उसको डिस्क्लोज नहीं करेगा तब तक जब तक जो आपका ओवरराइडिंग पब्लिक इंटरेस्ट है वो यहाँ पर नहीं करता। ठीक है, नाउ यहाँ पर जो डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल आया, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023 ने इसको अमेंड किया और इस क्वालिफाइड प्रोहिबिशन को क्या कर दिया, टोटल प्रोहिबिशन में
तब्दील कर दिया, ठीक है। हाउएवर द नेशनल कैंपेन फॉर पीपल राइट्स टू इंफॉर्मेशन आर्ग्यू दैट इट वुड मेक सोशल ऑडिट इन राशन डिस्ट्रीब्यूशन इम्पॉसिबल टू कैरिड आउट, ठीक है। तो यहाँ पर नेशनल कैंपेन फॉर पीपल राइट्स टू इंफॉर्मेशन का यहाँ पर कहना है कि ये जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन में जो सोशल ऑडिट्स है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा इसको होने में, ओके। इन सोशल ऑडिट में क्या होता है, जो कम्युनिटी मेंबर है उनको क्या मिलता है, राशन बेनिफिशरीज के लिस्ट मिलते हैं थ्रू आरटीआई रिक्वेस्ट, ओके। इंडिविजुअली वेरीफाई दैट द बेनिफिशरीज गॉट व्हाट दे अपीयर्स टू बी रिसीव्ड ऑन द पेपर, ठीक है। तो यहाँ पर एक और अमेंडमेंट किया गया था 2019 में, विच गिव द यूनियन गवर्नमेंट यूनिलैटरल पावर टू डिसाइडिंग हाउ लॉन्ग इंफॉर्मेशन कमिश्नर हु हियर अपील्स अगेंस्ट अनसेटिस्फैक्ट्री और एब्सेंट आरटीआई रिस्पॉन्स कैन सर्व, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी सैलरी को, उसकी सर्विंग जो टेन्यूर है उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर ये डाला गया था एक्ट को, ठीक है। इस एक्ट का नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2019, ठीक है, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट को यूनिलैटरल पावर दे दिया गया था, ठीक है, यूनिलैटरल पावर दे दिया गया था, ओके। सो होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। यहाँ पर आप सभी को पता होगा यूनियन गवर्नमेंट ने आरटीआई के रिगार्डिंग पोर्टल भी लॉन्च किया था 2013 में, वो यहाँ पर बताया गया है, ओके, जिसमें आप पूछ सकते हैं जाकर गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गवर्नमेंट से आप किसी भी, अगर आपको कोई भी फील्ड में अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप गवर्नमेंट से जाकर ले सकते हैं, ओके। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। व्हाट इज डिबेट अराउंड वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग चीज़ें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ऑन 1 सितंबर द सेंट्रल गवर्नमेंट सेट अप अ पैनल हेडेड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद टू एक्सप्लोर द फिजिबिलिटी ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन प्लान, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मर प्रेसिडेंट को यहाँ पर चुना गया, रामनाथ कोविंद जी को यहाँ पर चुना गया कि वन नेशन और वन इलेक्शन प्लान के बारे में आप यहाँ पर कुछ बताएं, ठीक है। तो यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन के क्या प्लान है वो मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आपको इसके बाद आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, ठीक है। वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, और यहाँ पर एक रिपोर्ट है 2018 का, वो यहाँ पर क्या कहता है, ठीक है। आप लोगों को इस वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा। द आइडिया ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन सेंटर्स अराउंड द कंसेप्ट ऑफ सिंक्रोनाइजिंग द टाइमिंग ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली इलेक्शन अक्रॉस ऑल स्टेट टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ पोल्स थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है। आप लोगों को समझ में नहीं आया, अब मैं आप लोगों को यहाँ बताता हूँ ये क्या है, ठीक है। देखिए, लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, ठीक है, लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, ठीक है, और स्टेट असेंबलीज के भी इलेक्शंस होते हैं। तो ये लोकसभा के इलेक्शन अलग हो गया, स्टेट असेंबली का इलेक्शन अलग हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको पिछले हिस्ट्री में लेकर चलूं, ठीक है, कुछ ईयर बैक्स अगर आपको लेकर चलूं, तो जब से संविधान इन्फोर्स हुआ था, ठीक है, 26 जनवरी 1950 में जब संविधान इन्फोर्स हुआ था, उसके लगभग अगर आप देखें तो 17 साल तक, ठीक है, 1967 तक क्या हुआ कि लोकसभा के इलेक्शन और स्टेट असेंबली के इलेक्शन, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन क्या हुए, एक साथ होते थे, ठीक है। ये यहां पर बताया गया, ये मैं खुद से नहीं बोल रहा हूं, ये यहां पर बताया गया है, ठीक है, एक साथ कंडक्ट कराए जाते थे। हालांकि बाद में जाकर इस चीज को डिसरप्ट कर दिया गया, और यहां पर आइडिया इसलिए ये लाया जा रहा है, ठीक है। आइडिया किस लिए लाया जा रहा है, इसलिए लाया जा रहा है ताकि जो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंसी होती है ना पोल की थ्रू आउट द कंट्री, वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाए, ठीक है, वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाए। लोकसभा और स्टेट असेंबली का जो इलेक्शन है वो यहाँ पर कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन प्लान के थ्रू एक साथ होने चाहिए, ठीक है। मतलब कि लोकसभा के इलेक्शन 2024 के जो इलेक्शन 2024 में जो इलेक्शन होने हैं वो इलेक्शन, और जो स्टेट में किसी स्टेट में इलेक्शन होने हैं, आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल में, सिक्किम में, फिर उड़ीसा में, उन सारे स्टेट्स के जो इलेक्शन है वो एक साथ होने चाहिए एक ही टाइम पर। इससे क्या होगा, पैसा भी बचेगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक्चुअली कहना है सेंटर का, ओके, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। नाउ ये जो पैराग्राफ है इसमें क्या कहा गया वो मैं आप सभी को अभी जो बता रहा था वही है, ठीक है। आफ्टर द एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी 1950 द फर्स्ट एवर जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा एंड ऑल स्टेट असेंबलीज वर कंडक्टेड साइमल्टेनियसली इन 1951-52, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 1950 के बाद, ठीक है, जब से हमारा संविधान इन्फोर्स में आया, पहला जो इलेक्शन हुआ जनरल इलेक्शन लोकसभा का और पूरे स्टेट असेंबली का, वो कब कंडक्ट कराया गया, 1951-1952 में। द प्रैक्टिस कंटिन्यूड इन थ्री सब्सिक्वेंट लोकसभा इलेक्शन अंटिल 1967। देखिए, इस प्रैक्टिस को कंटिन्यूड किया गया, ठीक है, ये जो चीजें हैं इसको कंटिन्यू की गई, ठीक है, 3 सब्सिक्वेंट लोकसभा इलेक्शन में, ठीक है, जब तक
कब कब, जब तक यहाँ पर ये था 1967 तक, ठीक है, 1967 तक। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इसको डिसरप्ट कर दिया गया, ठीक है। दिस साइकिल वाज फर्स्ट ब्रोकन इन 1959, ठीक है। इस साइकिल को यहाँ पर पहली बार हमने तोड़ते हुए देखा कब, 1959 में। केरला को यहाँ पर अलग किया गया, ठीक है, केरला को यहाँ पर अलग किया गया। ओके, सब्सिक्वेंटली उसके बाद अगर आप देखें तो ड्यू टू डिफेक्शन एंड काउंटर डिफेक्शन बिटवीन पार्टीज एंड सेवरल लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व पोस्ट 1960 विच इवेंचुअली लेड टू द सेपरेट पोल फॉर द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, ठीक है। 1960s के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या हुआ, स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन अलग होने लगे और लोकसभा के इलेक्शन यहाँ पर अलग होने लगे। तो यहाँ पर अभी यही कहना है कि कुछ अभी स्टेट के जो इलेक्शंस हैं वो आप लोकसभा इलेक्शन के साथ ही यहाँ पर कंडक्ट कराइएगा। दिस इज वन नेशन एंड वन इलेक्शन प्लान। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स, ठीक है। नाउ व्हाट डू रिपोर्ट सेज अबाउट वन नेशन वन इलेक्शन। यहाँ पर एक रिपोर्ट हमारे पास है, वो क्या कहती है वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, गला सूख गया बहुत ज्यादा। In August 2018, the Law Commission of India, chaired by Justice B.S. Chauhan, released a draft report on simultaneous election, wherein the constitutional and legal question related to the issue were analyzed. ठीक है, तो 2018 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको चेयर कर रहे थे जस्टिस B.S. चौहान, इन्होंने एक ड्राफ्ट रिपोर्ट रिलीज किया जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल क्वेश्चन को एनालाइज किया गया। ओके, नोटेबली द कमीशन सबमिटेड दैट साइमल्टेनियस इलेक्शन आर नॉट फिजिबल विद इन द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि साइमल्टेनियस इलेक्शन feasible नहीं है, संभव नहीं है within the existing framework of the constitution. It said that the constitution, the representation of the people acts 1951 and the rules of the procedure of Lok Sabha and the state assembly would require appropriate amendment to conduct the simultaneous poll. ठीक है, तो यहाँ पर किसको, representation of the people act 1951 को, rules of the procedure of the Lok Sabha and the state assembly election को क्या जरूरत पड़ेगी, कुछ appropriate amendment की जरूरत पड़ेगी simultaneous poll को conduct कराने में। Okay, the commission also recommended it receive rectification from at least 50% of the state. इन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया, इसका इन्होंने रेक्टिफिकेशन लिया 50%, लगभग 50% स्टेट से इन्होंने रेक्टिफिकेशन लिया। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाउएवर, विद रिस्पेक्ट टू द एडवांटेज ऑफ होल्डिंग साइमल्टेनियस पोल, द कमीशन सेड दैट वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन will lead to the saving of public money, reducing the strain of the administrative setups, security forces, and timely implementation of the government policies, administrative focus on developmental activities rather than electioneering. ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली देखिए कमीशन ने कुछ और भी यहाँ पर चीज़ें रिकमेंड की। उन्होंने कहा कि देखिए आपको ये तो बहुत ही ज़्यादा फिजिबल नहीं है, ठीक है, ये संभव नहीं है, इलेक्शन कंडक्ट कराना संभव नहीं है, ठीक है, जो आपका एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन से क्या होगा, आपके जो पब्लिक मनी है वो सेव हो जाएगा, ठीक है, आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स हैं वो यहाँ पर जो रिड्यूस होगा, ठीक है, सिक्योरिटी फोर्स जो जगह जगह पे लगाए जाते हैं वो यहाँ पर हल्का कम हो जाएगा, ठीक है, और आपके जो क्या है टाइम है वो बचेगा, ठीक है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो समय समय पर क्या होगी, वो इंप्लीमेंट होंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं हम इसके बावजूद, ठीक है। तो ये इलेक्शनिंग को नहीं बल्कि अदर एक्टिविटीज पे हम बहुत ज्यादा इसके थ्रू फोकस कर सकते हैं। ये किसने कहा, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको चेयर कर रहे थे जस्टिस B.S. चौहान जी ने अपनी रिपोर्ट में कहा। ओके, सो होप आपको समझ में आ गया होगा, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। आप सभी को क्लियर हो गया होगा, वन नेशन वन इलेक्शन, लोकसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शन को एक साथ कंडक्ट कराने की बातचीत की जा रही है। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, यू कैन इजिली मूव अहेड विथ मी। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट आपको नहीं मिलेगा। आदित्य L1 इज हेल्दी इन द न्यू ऑर्बिट। इसरो ने कहा है कि आदित्य L1 हेल्दी है न्यू ऑर्बिट में, और आप सभी को पता होना चाहिए कि ये ऑर्बिट में अब और कितने दिन तक रहेगा आदित्य L1, 16 दिन तक रहेगा। अर्थ के लोअर ऑर्बिट में अभी इसको प्लेस किया गया है। आफ्टर ऑनवर्ड्स जो उसमें प्रोपल्शन है उसका यूज करके आदित्य L1 को कहाँ पर भेजा जाएगा, लैग्रेंज पॉइंट पे भेजा जाएगा, जो कि अर्थ से कितना दूर है, 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, ठीक है, ये आप सभी को मैंने पहले ही बता दिया है। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। स्टडी ऑस्ट्रेलिया फेयर बिगिंस इन चंडीगढ़ विद हेल्ड इन 5 सिटीज। ओके, देखिए अगेन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक स्टडी ऑस्ट्रेलिया फेयर रिलीज किया गया, ठीक है, ये मेला है,
ठीक है, स्टडी ऑस्ट्रेलिया फेयर, फेयर मतलब मेला होता है। ओके, इट बिगिंस इन चंडीगढ़, चंडीगढ़ में ये इसकी शुरुआत की गई है और 5 सिटी में होगा। ठीक है, और 5 सिटी में इसको कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, कौन कौन से सिटीज हो गया, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई। ठीक है, और 5 सिटी में होंगे। अभी यहाँ पर कहाँ पर स्टार्ट हुआ है, चंडीगढ़ में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, द स्टडी ऑस्ट्रेलिया फेयर एन एनुअल इवेंट टू अट्रैक्ट इंडियन स्टूडेंट टू ऑस्ट्रेलिया विल बिगिन इन चंडीगढ़ ऑन मंडे। ठीक है, मंडे से यहाँ पर इसकी शुरुआत होगी। ओके, और यहाँ पर 5 और स्टेट के यहाँ पर बताए गए हैं कि 5 और यहाँ पर स्टेट में इसको कराए जाएंगे। ओके, तो अगेन ये इंपॉर्टेंट है। इट इज ऑर्गेनाइज बाय द ऑस्ट्रेलियन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन। ठीक है, किसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, ऑस्ट्रेलियन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। ठीक है, एक स्टडी में यहाँ पर पता लगाया गया कि एज ऑफ जून 98,000 इंडियन स्टूडेंट आर स्टडिंग इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कितने, लगभग 98,000 जो इंडियन स्टूडेंट है वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट फॉर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के लिए इंडिया सेकंड लार्जेस्ट सोर्स है फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट। ओके, the visibility of Australia's is an education providing is high at moment. This is the main difference from the last year fair. Okay, we have 25 educational institution coming in and Australia provide opportunity for prolonged stay and employment opportunity is also very high. ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं जो हमारे और उनकी स्टडीज हैं वो यहाँ पर कहा गया है कि ये कुछ स्टडी हैं जो कुछ अलग नहीं होंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, साइबर हो गया, फ्यूचर टेक हो गया, फ्यूचर मटेरियल्स होंगे, एनर्जी, इन सारे जो टॉपिक्स है ये कॉमन से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इज प्रॉमिसिंग दैट देयर विल बी कोर्सेज इन ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी इन विच ऑस्ट्रेलिया और इंडिया हैव कॉमन इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने प्रॉमिस किया है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो कॉमन इंटरेस्ट हैं उस टॉपिक पे यहाँ पर उनको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, वी आर ऑफरिंग द कोर्सेज इन साइबर, फ्यूचर टेक, फ्यूचर मटेरियल्स, एनर्जी एंड शी सेड एडिंग दैट इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द स्कॉलरशिप्स। ठीक है, तो यहाँ पर स्कॉलरशिप्स भी दिया जाएगा स्टूडेंट्स को। ठीक है, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सेंटर्स दीक्षा ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म टू ऑफर AI हेल्प। ठीक है, तो यहां पर ये क्या ऑफर करेंगे, AI हेल्प ऑफर करेंगे। ओके, तो यहां पर ये कहा गया है किसके द्वारा, सेंटर ई दीक्षा एजुकेशन क्या करेगा, AI हेल्प ऑफर करेगा। द नेशनल E-Governance Division of the Ministry of Electronics and Information Technology is set to integrate personalized adaptive learning PAL into its existing digital infrastructure for knowledge sharing platform। ठीक है, तो किसको यहाँ पर इंटीग्रेट किया जाएगा, PAL को इंटीग्रेट किया जाएगा किसमें, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग में। ठीक है, दीक्षा प्लेटफॉर्म में PAL को इंटीग्रेट किया जाएगा। PAL सॉफ्टवेयर बेस्ड अप्रोच है, इज एक्सपेक्टेड टू अलाउ ईच स्टूडेंट टू हैव एन individualized learning experience over the courses of the curriculum बेस्ड ऑन देयर यूनिक नीड्स एंड एबिलिटीज। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा गया कि जो PAL सॉफ्टवेयर है ये क्या है, ये यहाँ पर अलाउ करेगा एवरी स्टूडेंट को टू हैव एन इंडिविजुअल लर्निंग एक्सपीरियंस। ठीक है, इंडिविजुअलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस यहाँ पर हर स्टूडेंट को अलाउ करेगा। ठीक है, दीक्षा विच कम्स अंडर एजुकेशन मिनिस्ट्री। ठीक है, किसके अंदर आता है, दीक्षा एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर आता है। इट प्रोवाइड्स ई कंटेंट फॉर स्कूल्स बाय एन ऑनलाइन पोर्टल। ठीक है, और मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू जो ई कंटेंट है रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एजुकेशन, आपके बुक्स में जो भी NCERT हैं उसके रिगार्डिंग जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करता है दीक्षा। ठीक है, ये किसके द्वारा चलाया जाता है, एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा इसको रन किया जाता है। इट हैज एम्बेडेड असिस्टिव टेक्नोलॉजीज फॉर लर्नर विथ विजुअल और हियरिंग चैलेंजेस। हाउएवर दीक्षा इज एन स्टैटिक कंटेंट रिपोजिटरी। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस दीक्षा होस्ट 2.43 लाख कंट्रीब्यूशन बाय 11,624 अकेडमीज बाय वे ऑफ टीचिंग वीडियोज एक्सप्लेनर एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कराते हैं, यहाँ पर आपको वीडियोस के थ्रू यहाँ पर आपको पढ़ाया भी जाएगा। करेंटली ऑल दिस कंट्रीब्यूशंस आर स्कैटर्ड अक्रॉस द प्लेटफॉर्म। ठीक है, आंध्र प्रदेश हैज साइंड कॉन्ट्रैक्ट विद 3 प्राइवेटली ओन्ड इटेक्स कंपनीज, रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म स्टार्टअप्स एम्बेडेड। ठीक है, कन्वेंजीनियस एंड माइंड स्पार्क फॉर ट्रेनिंग द टीचर्स टू यूज IT प्लेटफॉर्म IT एप्लीकेशन इन द क्लासरूम, प्रोवाइडिंग एनालिटिक्स टू द रिमीडियल लर्निंग एंड हेल्प स्टूडेंट टू इंप्रूव देयर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश जो है इन्होंने 3 प्राइवेटली ओन्ड इंस्टीट्यूशन के साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और अपने जो टीचर्स हैं उनको क्या कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं टू रिलेटेड टू द IT एप्लीकेशंस। ठीक है, सो होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर आपको वर्ल्ड में कोई भी इंपॉर्टेंट आपको आर्टिकल नहीं मिलेगा। ओके, स्पोर्ट्स सेक्शन में भी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सो दैट्स सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।